MDSUBA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पॉलिटी की इम्पोर्टेंट क्लास है। राजनीति के सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है, मतलब आधुनिक राजनीति है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है ये राजनीति का। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक राजनीति क्लास मैंने पहले अपलोड कर दी, उसे अब आप देख सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना पढ़ लेते हैं पहले इसकी। अब तक जिन पद्धतियों का अध्ययन किया गया वे परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंध थी। प्रयोग और पर्यवेक्षण भी राजनीति संस्थाओं को ही दृष्टिकोण में रखकर किए गए थे, परंतु द्वितीय महायुद्ध के बाद विषय क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया। अब इसका क्षेत्र राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित न रहकर समाज के अंदर चल रही क्रियाओं प्रतिक्रियाओं तक व्याप्त हो गया है। अब उसमें सभी राज्य संबंधी राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन किया जाने लगा। अतः ऐसी पद्धतियां अस्तित्व में आई जिनका उद्देश्य समाज के में प्रवेश कर उसके अंदर चल रही प्रक्रियाओं को और संघर्षों का भी राजनीतिक व्यवस्था उनके प्रभाव का अध्ययन करना था। तो राजनीति का प्रभाव बताया है किस प्रकार से राजनीति का व्यापक। इसके PDF के लिए आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लेना। और दूसरी जो लिंक है उस पर ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड ऐप्स में डालता हूँ, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में पैसा कमाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतराल और उसके बाद वैश्विक घटनाओं में कई प्रकार के बदलाव आए। तो बदलाव आए हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वैज्ञानिक आविष्कार, विश्व का विचारधाराओं में के आधार पर दो गुटों में बंट जाना तथा तीसरे विश्व के कई देशों का स्वतंत्र होना यह महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन घटनाओं के ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संबंध में नए सिरे से सोचने को बाध्य किया। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में हुए परिवर्तनों के शोषक और वर्गों के संबंध में नवीन दृष्टिकोण व्यवस्था की। तो इसके जो विश्व युद्ध रहे, एक तो कारण परिवर्तन, एक बाल वैश्विक क्रांति रही रूस की, मार्क्सवादी पद्धतियां रही और भी ये चीज़ें इसकी रही है। तो आगे बढ़ते हैं सीधा हम विचारों की तरफ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी जो रूस और चीन का है। थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको होगी क्योंकि मैं खेत पर वीडियो बना रहा हूँ, स्ट्रगल बहुत है, तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा साउंड रहेगा पशु पक्षियों का, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो मार्क्सवादी उपागम 19वीं सदी मार्क्सवादी के आने से राजनीति और राजनीतिक संबंधों में का विश्लेषण करने की एक नई पद्धति अस्तित्व में आई। कार्ल मार्क्स का जो है, कार्ल मार्क्स आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक था जिसने तार्किक रूप से समाजवादी विचारधाराओं के प्रतिपादन के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के वैज्ञानिक नियमों की खोज की। यद्यपि कार्ल मार्क्स के पूर्व अनेक समाजवादी विचारक अपने जैसे इंग्लैंड के विचारक रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियन तथा प्रूथो, इन विचारकों ने पूंजीवाद व्यवस्था में मौजूदा विषमताओं को इंगित किया, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर नई समाजवादी व्यवस्था के लिए कोई राजनीति या क्रांतिकारी तरीके नहीं बताए। इसके बाद जो कार्ल मार्क्स का थोड़ा ही है आधुनिक समाजवाद का क्रमबद्ध इतिहास सम्मत तथा वैज्ञानिक निरूपण मार्क्स के द्वारा ही किया गया। यह समाजवाद का क्रमबद्ध इतिहास और वैज्ञानिक निरूपण किसके द्वारा किया? कार्ल मार्क्स। मार्क्स राजनीति को स्वतंत्र अस्तित्व देने के पक्ष में नहीं है, अस्तित्व स्वतंत्र नहीं देते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक क्रिया महत्वपूर्ण है और यही सभी संरचनाओं का निर्धारण करती है। मार्क्स ने समकालीन अर्थव्यवस्था को आधार मानकर राज्य की विवेचना की। यूनान और रोम की राजनीति और संस्कृति को समझाने के लिए दास्ता पर आधारित अर्थव्यवस्था को बुनियादी बनाया। मध्य युग की राजनीति प्रणाली का आधार सामंतशाही पर आधारित उत्पादन के तरीके और संबंध माना। तो सामंतशाही वगैरह वगैरह बताया है। उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अभिव्यक्ति है। समाजवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग की अधिनायक यंत्र स्थापित हो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी मतलब पूंजीवाद के विरोध में था, आपको पता ही है। इस पद्धति को अपनाने वाले विद्यार्थी को आर्थिक व्यवस्था को आधार बनाकर अध्ययन करना है। कोई अर्थव्यवस्था किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को प्रोत्साहित करती है, समाज में कौन से वर्ग और ये वे किन आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौन वर्ग उत्पादन में साधनों के मालिक हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुल मिलाकर समाजवादी जो विचारधारा इस पर ही है, ये मूल मार्क्सवाद। तो इस पद्धति की आलोचना की जाती है वह एकांकी दृष्टिकोण पर आधारित है। आर्थिक स्थितियों एकमात्र निर्धारण तत्व नहीं है।
और आगे है, इतिहास के गंभीर परिवर्तनों के पीछे संयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद समाज के निचले वर्ग का अध्ययन के लिए यह पद्धति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। समाज में जब तक आर्थिक विषमता और शोषण की समस्याएं मौजूद रहेगी तब तक वह इस पद्धति की उपयोगिता बनी रहेगी। अब है समाज साख्य या फिर समाजवादी जो उपगम है। समाज साख्य उपगम ये किसका है? प्लूटो और अरस्तु। और वो किसका था? कार्ल मार्क्स का, मार्क्सवादी। और समाज साख्य जो है प्लेटो और अरस्तु का है। प्लेटो और अरस्तु के समय से ही इस तथ्य को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जा रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी एक सामाजिकता का परिणाम है। वह इस सामाजिकता का परिणाम है। राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं समाज का ही अंग होती। व्यक्ति और समूह पर सामाजिक तत्वों, संस्कृति, जाति, परंपराएं, वर्ग में धर्म, भाषा, परिस्थिति आदि का गहरा प्रभाव होता है। राजनीतिक इन्हीं के सहारे शक्ति और प्रभाव ग्रहण करती। आजकल लोक कल्याणकारी राज्य के उदय हो जाने की वजह से राज्य तथा राजनीति समाज के प्रत्येक क्षेत्र में घुस गई हैं। समाज के सारे सवाल व सारे पहलू किसी न किसी रूप से राज्य तथा राजनीति से जुड़े हुए हैं। पिछले 20-25 वर्षों में राजनीति व्यवहारवाद के विकास के साथ साथ समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव काफी बढ़ गया है। मानव का राजनीतिक व्यवहार समाज की परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए नागरिकों का राजनीतिक सामाजिकरण तथा समाज की राजनीतिक संस्कृति एवं परंपराएं जानना आवश्यक है। समाजशास्त्रीय उपागम समस्त समाज को अपनी विषय परिधि बनाता है तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रियाओं का अन्वेषण करता है। वह समाज के अंतर्गत सभी संस्थाओं, बलों, संगठित व असंगठित समूहों, नियमों, परंपराओं, अपराधों आदि से अपना संबंध रखता है। तो समाज से रिलेटेड जो भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर आती है। तो परंतु राज विज्ञानी या का अध्ययन वैज्ञानिक होते हुए भी समाजशास्त्र की तरह सर्वदा मूल निरपेक्ष होता है। उसे केवल राजनीतिक अध्ययन करने हेतु निष्कर्ष प्रस्तुत कर देने के साथ छूट नहीं मिल सक जाती है। अपितु उसे शाश्वत एवं व्यापक मूल्यों के बीच, जैसे प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच चयन करना होता है। राजविज्ञानी के निष्कर्ष सत्यापनीय नहीं होते। आश्वस्त होकर राजनीति प्रशासकों तथा नागरिकों को निश्चित एवं विश्वसनीय दिशाएं नहीं दे सकते। और ये अभ्यास प्रश्न इस वाले टॉपिक है, इनको भी हम हल करेंगे क्लास से बाद में जो लगाएंगे। अभी पहले जो इसके टॉपिक है वो सभी हम कंप्लीट कर देते, फिर लास्ट में एग्जाम के पास ये अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। व्यवहारवादी जो कि पूरा व्यवहार पर है, आपको ये नॉर्मल समझ आ जाएगा। व्यवहार या व्यवहारवादी उपगम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का ही एक तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा, व्यवहारवाद किसका है? अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया था। परंपरावादी यूरोपियन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विकसित करते समय मुख्य बल ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विवेचना को दिया था। फलस्वरूप उसके ऊपर इतिहास एवं दर्शन का ही प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता रहा। परंतु द्वितीय महायुद्ध के उपरांत यह अनुभव किया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में विज्ञानत्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि एक लंबे समय से चली आ रही इस यथास्थिति का अंत किया जाना चाहिए। फलतः राजनीति वैज्ञानिकों का ध्यान संस्थाओं और मूल्यों से हटाकर मनुष्य के आचरण के ऊपर केंद्रित होने लगा। मतलब कि ये रूल्स पे नहीं चलता, मनुष्य के आचरण पर चलता है, इसलिए इसे व्यवहारवाद कहा गया। ये अमेरिका से रिलेटेड है। और फलतः राजनीति वैज्ञानिकों का ध्यान संस्थाओं और मूल्यों से हटकर मनुष्य के आचरण के ऊपर केंद्रित होने लगा। राजनीति वैज्ञानिकों को अपने विषय वस्तु के लिए इतिहास और दर्शन से सामग्री प्राप्त करने के स्थान पर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानवशास्त्र की ओर अभिमुख होने की आवश्यकता महसूस हुई। इतिहास और दर्शन के प्रभाव के अधीन राजनीति विज्ञान में या तो राजनीति संस्थाओं का औपचारिक रूप से अध्ययन किया जाता रहा अथवा राजनीतिक मूल्यों की विवेचना की जाती रही, जिनके ऊपर राजनीतिक संस्थाओं का आधारित किया जाना चाहिए। स्पष्ट है, इस प्रकार के अध्ययन में मनुष्य के अध्ययन के लिए जिसके लिए संस्थाओं की रचना हुई कोई स्थान नहीं था। व्यवहारवादी उपागम का उदय इसी संदर्भ में हुआ। इस उपागम को विकसित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों का रहा है, जिसमें मरियम कैटलेन ट्रेमैक, युलाव आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है।
इसमें व्यक्ति निष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों के नितांत विरुद्ध है कि वह राजविज्ञान को राज्य के कानून एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संस्थाएं, सत्ताएं और इन सबको प्रेरित करने वाले मानवीय व्यवहार, इसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाता है, लगभग लास्ट बचा है। व्यवहार से मिलते जुलते बहुत से शब्द हैं, जैसे आचरण, कार्य, क्रिया आदि। व्यवहार शब्द को मूल निरपेक्ष या तटस्थ माना गया है। व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की प्रवृत्ति या दृष्टिकोण को व्यवहारवाद कहा जाता है। संक्षेप में, व्यवहार मानव के अवलोकन पर आधारित अध्ययन करने वाली विचारधारा या आंदोलन है, अर्थात वह मनुष्य के व्यवहार को देखकर अध्ययन करने की प्रणाली है। इस एक दृष्टि से हम सभी व्यवहारवादी हैं। हम एक दूसरे को व्यवहार देखकर सोचते हैं और उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। तो मूल रूप से जो बेस्ट जो राजनीति का है वो व्यवहारवादी होता है, मतलब बेस्ट रूल है व्यवहारवाद। तो ये यहाँ पर हो जाता है। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और बचा है, इसमें भी आप देख लेना। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोनों टेलीग्राम की अर्निंग से रिलेटेड और इनकी पीडीएफ की जो है मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी क्लासेज यहाँ पर आपको मिलेगी।